ओके बच्चे जरा देखिएगा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कदरे इंटरेस्टिंग लेकिन कदरे सादा है। एज सच कोई मुश्किल बात आज के लेक्चर में नहीं है। और आज का जो लेक्चर है वो है एक्चुअली ग्राफ्स। आज हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। चलें जी। तो बेटा देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ्स। और ग्राफ्स में भी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्चुअली द स्पीड टाइम ग्राफ। तो आज जो है वो हमने पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो तो आप 9th क्लास में सीख चुके हैं ना। तो आज जो है वो हमने पढ़ना है बच्चे स्पीड टाइम ग्राफ। और यही आपके कोर्स में है। ना तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ना ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो फिर हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ ही पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर जो है ना इसका ओवरव्यू करेंगे। अच्छा, बहरहाल जरा स्पीड टाइम ग्राफ को तवज्जो से समझिएगा। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब, पहली बात तो ये कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ग्राफ का मतलब ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन को शो करना चाह रहे हैं इन अ पिक्टोरियल वे। जब आप पिक्चर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को शो करते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्राफ। तो फिर यहाँ से याद रखना है कि ग्राफ क्या है। तो ग्राफ में आप प्लॉट करते हैं इंफॉर्मेशन को टू गेट अ पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग। तो ग्राफ में आप इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं ताकि आप एक पिक्टोरियल यानी तस्वीरी शक्ल, पिक्चर की फॉर्म में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीजों की। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपने ग्राफ के बारे में याद रखनी है कि ग्राफ में आप इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं ताकि आप चीजों की पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। अच्छा, अगली बात ये है कि ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। एक आपके पास होता है वाई एक्सिस ये वाला, और एक आपके पास होता है एक्स एक्सिस ये वाला। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे इनका मिड पॉइंट फिलहाल ये है, दिस इज द मिड पॉइंट। तो इनका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पर एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू ली जाती है वो भी जीरो होती है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू ली जाती है वो भी जीरो होती है। ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। एक और बात याद रखनी है, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बनानी है। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि वक्त, वक्त किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, वक्त को फर्क नहीं पड़ता। आप वक्त गुजर जाएगा। आप चल रहे हैं या रेस्ट पर हैं, वक्त को फर्क नहीं पड़ता, वक्त गुजर जाएगा। तो वक्त जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसके बरक्स जो वाई एक्सिस है वहां पर आपने हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी होती है। और डिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अब डिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? तो बेटा डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तीनों क्वांटिटीज टाइम पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपने देखा कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी देखें किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा वी बाय टी। तो एक्सेलरेशन देखें किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो बेटा ये दोनों चीजें टाइम पर डिपेंड करती हैं, इसलिए ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो वाई एक्सिस पर हमेशा आपने डिपेंडेंट क्वांटिटी प्लॉट करनी है, एक्स एक्सिस पर हमेशा आपने कौन सी क्वांटिटी प्लॉट करनी है? इंडिपेंडेंट। अगली बात ये है कि अगर आपका ग्राफ आज जो आपने प्लॉट किया है वो ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू में चेंज आएगा। और अगर वो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस की वैल्यू में चेंज आएगा। यानी जितना वो आगे जाएगा उतना एक्स एक्सिस की वैल्यू में डेल्टा एक्स, उतना एक्स एक्सिस की वैल्यू में चेंज आएगा। और जितना वो ऊपर जाएगा उतना वाई एक्सिस की वैल्यू में चेंज आएगा, डेल्टा वाई। ठीक होगी बात बच्चे? अब स्पीड टाइम ग्राफ में क्या है जी? स्पीड टाइम ग्राफ में आपने वाई एक्सिस पर लेनी है स्पीड, और एक्स एक्सिस पर आपने क्या लेना है? टाइम। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर आपने याद रखना है, अगर आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ में दो तरह की बातें होंगी, यानी दो तरह की इंफॉर्मेशन बड़े अच्छे से पता चल जाएगी आपको। अच्छा, पहली इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ से पता चलेगी वो है बेटा, जरा देखिएगा। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपने बनाया है तो याद रखना कि जब आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ में दो चीजें हैं। एक तो है ग्राफ के नीचे का एरिया, जिसको मैं बोलूंगा एरिया अंडर दी ग्राफ। जो भी आपने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ के नीचे का एरिया। और दूसरी चीज है स्लोप, यानी ग्राफ तिरछा कितना है।
ये दो चीजें आपने स्पीड टाइम ग्राफ में देखनी होती है। अब ये बात याद रखनी है कि अगर आप एरिया अंडर दी ग्राफ मालूम कर लेते हैं तो आप असल में डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। यानी स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आप ग्राफ के नीचे का एरिया मालूम कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और अगर आप स्लोप मालूम कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितनी थी। तो स्पीड टाइम ग्राफ में बात याद रखनी है कि अगर आप ग्राफ के नीचे का एरिया मालूम कर लेते हैं तो आप मालूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। और अगर आप स्लोप मालूम कर लेते हैं तो आप ये मालूम कर लेते हैं कि बॉडी ने एक्सेलरेशन कितना की। ठीक हो गया बेटा। अब जरा देखते हैं ग्राफ बना के। तो पहली बात तो आपने यहाँ पर याद रखनी है कि पहला ग्राफ जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो बनाएंगे जी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है तो इस केस में फिर उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिएगा बेटा जरा ध्यान से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब पहले जरा आपको याद होना चाहिए। तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि बॉडी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हुई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ आया बच्चे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी, चेंज नहीं हुई। यानी वेलोसिटी बॉडी की क्या है, कांस्टेंट है। ये बात आपने याद रखनी। तो अगर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी की हम बात करें तो देखिएगा जरा। अगर मैं यहाँ पर एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूँ तो मैं वाई एक्सिस पर लूंगा स्पीड और एक्स एक्सिस पर मैं लूंगा टाइम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा, ये हमारे पास आ गया टाइम और ये हमारे पास आ गई स्पीड। अच्छा, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है चूंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो एक बात तो ये भी याद रखनी है कि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसी का ही दूसरा नाम होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों का मतलब सेम है। अच्छा, अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं देखिएगा जरा। पहले ग्राफ में अंदर वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। तो लेट्स से हम कहते हैं जी ये 2 सेकंड हो गए, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड और ये 8 सेकंड। इसी तरह मैं कहता हूँ जी ये रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड, ये रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड, ये रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड और ये रफ्तार 40 मीटर पर सेकंड। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कार थी तो उस कार की वेलोसिटी कांस्टेंट ही रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है ना। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो या ना हो वक्त को फर्क नहीं पड़ता, वक्त ने गुजरते चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोटरवे पे जा रहे हैं, ना सामने कोई गाड़ी है ना कोई टर्न है, तो आपकी रफ्तार रहेगी 40 या 30 लगा लेते हैं, आपकी रफ्तार 30 ही रहेगी। लेकिन क्या वक्त रुक जाएगा? नहीं, वक्त चलता रहेगा। 1 मिनट 30 रही, 2 मिनट 30 रही, 6 मिनट 30 रही, 15 मिनट 30 रही, वक्त गुजरता चला गया लेकिन रफ्तार कितनी रही? 30। तो इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो वो ग्राफ बनेगा 30 से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। दोबारा बना के दिखाता हूँ, 30 से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो तवज्जो से देखिएगा, इस लम्हे वक्त कितने सेकंड है? 2 सेकंड। जबकि रफ्तार कितने सेकंड है, कितने मीटर पर सेकंड है? 30। यानी रफ्तार 30 ही है, वक्त 2 सेकंड है। इस लम्हे अगर आप गौर करें तो वक्त कितना है? 4 सेकंड। लेकिन रफ्तार चेंज नहीं हुई, रफ्तार कितनी है? 30 ही है। अच्छा, अब आप क्या करें जी, आप इस लम्हे चेक करें तो इस लम्हे रफ्तार कितनी है? 6। और 6 सेकंड के वक्त पर कितनी आपके पास स्पीड है? 30। और अगर आप क्या करें जी अगले वक्फे पर आ जाएं, अगर आप इस वक्त पर बात करें तो वक्त है 8 सेकंड और रफ्तार दोबारा से कितनी है? 30। यानी वक्त गुजरता चला गया लेकिन रफ्तार में किसी तरह की कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई। तो यहां से आपने बात याद रखनी है कि ग्राफ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। और आप इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, the graph is a straight line पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन टाइम एक्सिस के वो क्या है? पैरेलल। तो अगर आप देखें ये आपका ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस है और दोनों को देखें तो दोनों आपस में क्या है? दोनों पैरेलल है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप लोगों ने मुझे बताना है। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि यहां तक क्लियर है जो मैंने बातें बोली हैं? जल्दी से। अगली बात फिर मैं आपसे बाद में पूछता हूँ।
चले भाई, ठीक हो गया जी। अब देखें, क्या ये ग्राफ तिरछा है? थोड़ा सा भी तिरछा है, यानी इस ग्राफ की कोई स्लोप है? आप लोगों ने बताना है। नहीं है, स्लोप नहीं है। तो अब इस ग्राफ की कोई स्लोप नहीं है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इस ग्राफ में जो स्लोप है नहीं, तो स्लोप क्या है? जीरो है ना। आपको पता लगा ना, इस ग्राफ में स्लोप नहीं है तो स्लोप क्या है? जीरो। अभी देखें जरा, अभी देखें नीचे, ये लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या चीज फराहम करती है? स्लोप एक्चुअली किसकी वैल्यू देती है? एक्सेलरेशन की। यानी अगर आप स्लोप मालूम कर लें तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक्सेलरेशन की। अब चूंकि स्लोप जीरो है, तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। बात समझ रहे हैं? चूंकि हमारी स्लोप जीरो है, तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो। और ये बात बड़ी अंडरस्टूड और बेसिक सी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखें कि वेलोसिटी क्या है, जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन सबको पता है क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। समझ आई बच्चे बात? बाकी लोग भी जवाब दे दें, ये सिर्फ दो लोगों पे फर्ज तो नहीं है ना जवाब देना। चलें जी। तो ये पहला ग्राफ तो सबको समझ आ गया ना, कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्लोप जीरो है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। अच्छा, दूसरा ग्राफ क्या है जी? दूसरे ग्राफ में आप देखिएगा, दूसरा ग्राफ ये है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी से, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज होगी, यानी वक्त के बराबर हिस्सों में बराबर चेंज। तो बेटा आपको याद है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का क्या मतलब है? तो बच्चे यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब है देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बच्चे क्या है? यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब ये है कि देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि आपकी वेलोसिटी हो तो चेंज रही है, लेकिन कैसे चेंज हो रही है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, बराबर वक्त में बराबर चेंज हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि इस केस में बॉडी के अंदर कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये दोनों याद रखने हैं, दोनों नाम आ सकते हैं। या वो ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बनाए, या वो आपको ये कहेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाए। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर, ये आपके पास आ गया आपका वाई एक्सिस, और कुछ ये आपके पास थोड़ा सा नीचे चला गया। दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। और आपको इस बात का अब तो अंदाजा है और याद भी है कि आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर लेना है टाइम, वाई एक्सिस पर आपने लेनी है रफ्तार। अब आपकी जो रफ्तार है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी बराबर वक्त में बराबर चेंज हो रही है। अब ऐसा कैसे होगा, जरा इस बात को देख लेते हैं कि बराबर वक्त में बराबर रफ्तार कैसे चेंज हो सकती है। अच्छा बच्चे, अब जरा देखें, यहाँ पर एक टेबल बनाया मैंने। अब मैं एक साइड पर लूंगा टाइम, और दूसरी साइड पर मैं लूंगा वेलोसिटी। तो ये आ गया टाइम, और दूसरी साइड पर मैंने ले ली वेलोसिटी। अब बात को जरा समझें। लेट से कि मैंने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका, फ्री फॉल, बॉल को ऊपर से नीचे फेंका। ठीक है बेटा। अब जब मैंने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका तो टाइम जीरो था, और जीरो वक्त पर रफ्तार भी क्या थी? जीरो। यानी जब मैंने बॉल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तो वक्त जीरो था, रफ्तार भी जीरो थी। यानी मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जब टाइम जीरो था, वेलोसिटी भी जीरो थी। जैसे ही टाइम हुआ 1 सेकेंड, तो वैसे ही बॉडी की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही टाइम हुआ 2 सेकेंड, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हो गई 20। ये क्या होगा भाई? बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे ही वक्त हुआ 3 सेकेंड,
तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हो गई 30 मीटर्स पर सेकेंड। और जैसे ही वक्त हुआ 4 सेकेंड, तो बॉडी की वेलोसिटी हो गई जी 40 मीटर पर सेकेंड। जी बेटा, अब इसमें आपने खास बात नोट की होगी, और वो खास बात इसमें ये है कि 1 सेकंड में 10 का फर्क पड़ा, अगले 1 सेकंड में भी 10 का फर्क पड़ा, अगले 1 सेकंड में भी 10 का, और अगले 1 सेकंड में भी 10 का। ऐसी वेलोसिटी का नाम होता है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। यानी वो वेलोसिटी जो हर सेकंड या बराबर वक्त में बराबर चेंज होती है। जैसे 1 सेकंड में 10 का फर्क पड़ा, अगले 1 सेकंड में भी 10, और अगले 1 सेकंड में भी 10, 10-10 का फर्क पड़ रहा है। अब यही चीज हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, तो टाइम हम 4 सेकंड ले लेते हैं। यहाँ पर ये पहला सेकंड, अब नीचे लिखने की जगह नहीं है तो याद रख लीजिएगा, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, और ये चौथा सेकंड, टोटल हो गए 4 सेकंड। अच्छा, अब जरा बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी शुरू में 0, यहाँ पर टाइम भी शुरू में 0। फिर वेलोसिटी हम कहते हैं जी, वेलोसिटी हो गई 10, फिर जी वेलोसिटी हो गई 20। जी बच्चे, तो हम ग्राफ की बात कर रहे थे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? और बात डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सारा व्हाइट बोर्ड रेज हो जाता है। अच्छा, बहरहाल हम ग्राफ की बात कर रहे थे, और दूसरा ग्राफ जो है वो हम पढ़े थे, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। तो मैं ये यहाँ पर लिख लेता हूँ कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। और यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी को मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बराबर वक्त में बराबर चेंज हो। ठीक है बच्चे, अब जरा देखिएगा कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज द वाई एक्सिस जहां पर आपने वेलोसिटी लेनी है, दिस इज द एक्स एक्सिस जहां पर आपने क्या लेना है, टाइम लेना है। तो इधर आएगा टाइम, इधर आएगी वेलोसिटी। अब हम अपने ग्राफ की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो टाइम हमारा था 1 सेकेंड, टाइम था 2 सेकेंड, एंड देन 3 सेकेंड, एंड एट लास्ट 4 सेकेंड। और जो स्पीड हमारी वो भी हम लिख लेते हैं, स्पीड थी हमारी 10, 20, 30, एंड एट लास्ट 40। अब जरा देखिएगा बात को बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से, आंखें खोल के देखिए बेटा। जब आपकी रफ्तार जब आपका वक्त था 1 सेकेंड, तो बॉल की रफ्तार कितनी थी, 10। जब वक्त था 2 सेकेंड, तो बॉल की रफ्तार कितनी थी जी, 20। जब वक्त था 3 सेकेंड, तो बॉल की रफ्तार कितनी थी जी, 30। और जब वक्त था 4 सेकेंड, तो बॉल की जो रफ्तार थी वो कितनी थी, 40। अगर आप गौर करें तो बराबर वक्त में बराबर चेंज आया, और इस केस में ये हमारे पास बनेंगे हमारे पॉइंट्स, और इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है। तो जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो कुछ ये आपके पास ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। अभी वैसे ये तीनों पॉइंट्स ठीक से मिले नहीं है, हाथ से मैंने डायग्राम बनाई है, तो बहरहाल आप गुजारा कर लें। अभी आप गौर करें बात को तवज्जो से। तो मैंने आपको दो बातें सिखाई थी। पहली बात ये कि ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का। अब इसमें आपने याद रखना है, अगर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बने तो उसकी शेप याद रखनी है। तो शेप के लिए क्या लफ्ज लिखेंगे? पहले वाले में हमने लिखा था हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल, इसमें हम लिखेंगे जी देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में है? तो आपने याद रखना है द स्ट्रेट लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। तो आप आपका देखें ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, ये आपका ग्राफ है। अच्छा, अगली बात आपने यहाँ से क्या याद रखनी है, मैंने आपको ये बात सिखाई कि ग्राफ में ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। और दूसरा ये कि अगर मैं स्लोप से लाइन सीधी नीचे गिरा दूं, अब आपने इस वाले इलाके का, कौन से वाले इलाके का जी, इस वाले इलाके का, ये वाले इलाके का एरिया भी फाइंड करना है। तो ये वाला जो एरिया जब आप फाइंड करेंगे, तो ये वाला एरिया एक्चुअली में फिर आपको क्या फराहम करेगा, ये फराहम करेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बेटा आपने ये चंद चीजें याद रख लेनी है कि अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर आप ये नीचे वाला एरिया मालूम कर लेते हैं, अगर आप ये वाला एरिया मालूम कर लेते हैं, एरिया, तो वो एरिया मालूम करके आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो पहले ना मैं आपको डिस्टेंस मालूम करना सिखा देता हूँ,
फिर मैं स्लोप के ऊपर आता हूँ। देखिए अगर मैंने इसमें से डिस्टेंस मालूम करना है तो पहले बताएं शेप कौन सी है। जी बेटा बताएं कौन सी शेप बनी है। बिल्कुल ये एक ट्राइंगल शेप है। अब ट्राइंगल का एरिया आपने 9th क्लास में पढ़ा था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अब हम जरा ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। पहली बात तो ये है कि जहां कहीं भी लफ्ज एरिया आ जाए ग्राफ में तो उसका मतलब हम क्या फाइंड करने लगे हैं, डिस्टेंस। तो मैं यहाँ एरिया की जगह डिस्टेंस लिख दूंगा, क्योंकि एरिया तो हम फाइंड नहीं कर रहे, हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं एरिया की मदद से। नाउ 1/2। अब जरा देखें ये वाली साइड है आपकी बेस, तो बेस कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 4। हाइट की बात करें तो ये आपकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 40 तक। तो हम अपनी हाइट को कितना मानेंगे, 40 मानेंगे। तो यहाँ पर हाइट की जगह आ जाएगा 40। ठीक है बेटे। अब 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और 2 को 40 से करें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे, 2 40 जा 80, तो 80 मीटर्स फासला। देखें कि आपने एरिया, ग्राफ के नीचे का एरिया मालूम किया, तो क्या मालूम हो गया, डिस्टेंस। समझ आई बात। अब अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप में बातें थोड़ी सी फर्क है, थोड़ी सी टेक्निकल है। बेटा स्लोप को ना टेन थीटा भी कहते हैं, स्लोप को टेन थीटा भी कहते हैं, इसी तरह स्लोप को एम भी कहते हैं। ये सारी बातें याद रखनी है। स्लोप मतलब लाइन कितनी तिरछी है और लाइन कितनी तिरछी नहीं है, तो स्लोप को टेन थीटा भी कहते हैं और स्लोप को एम भी कहते हैं। अच्छा अब याद रखना है कि स्लोप होती क्या है। तो स्लोप क्या होती है बेटा, स्लोप एक्चुअली होती है जितना आपके वाई एक्सिस में चेंज आया है उसको डिवाइड कर दें जितना आपके एक्स एक्सिस में चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपने गिवन ग्राफ में से स्लोप निकालनी है तो मैं इसकी स्लोप निकालूंगा, और आपको पता है स्लोप निकालूंगा तो क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब आप डेल्टा वाई करें यानी वाई में कितना चेंज आया है, तो वाई शुरू में यहाँ पर देखें, शुरू में वाई 0 था, फिर कितना हो गया 40, तो आपके वाई में कितना चेंज आया है 40। और एक्स में कितना चेंज आया है, तो शुरू में एक्स 0 था, फिर कितना हो गया 4, तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो अगर आप गौर करें तो आपका जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि आपकी वेलोसिटी हर सेकंड कितनी बढ़नी चाहिए, 10। और अगर आप गौर करें तो ऐसा ही हुआ है। देखें जरा तवज्जो से, पहले 10 थी, फिर कितनी हो गई 20, और फिर 20 से कितनी हो गई 30, और फिर 30 से कितनी हो गई 40, तो हर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ी है 10। यही आपका एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखें कि यहाँ पर हमने इस एक्सेलरेशन को कहां से मालूम कर लिया है, स्लोप से मालूम कर। जी बेटे यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, बड़ी आसान बातें हैं, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी लोग भी जवाब दे दें, टोटल 7 लोग हैं लेकिन जवाब सिर्फ 2 ही देते हैं। अच्छा बेटा आप जरा तवज्जो से बात को देखना, जितनी ज्यादा स्लोप तिरछी होती है ना उतनी स्लोप की वैल्यू भी ज्यादा होती है। अभी देखें अगर आपके सामने ये ग्राफ बनाऊं, इसकी स्लोप कम है। अगर आपके सामने ये ग्राफ बनाऊं, इसकी स्लोप ज्यादा है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो है ना ये कम तिरछा है, तो इसकी जो स्लोप है वो है लेस, और ये ज्यादा तिरछा है तो इसकी जो स्लोप है वो है मोर। ठीक है बच्चे। अच्छा एक और बात याद रखनी है, अगर आपकी लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सीधी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल ऐसे सीधी है बिल्कुल, तो सीधी लाइन में कोई स्लोप नहीं होती, तो आपने याद रखना है सीधी लाइन तो तिरछी होती नहीं है, तो सीधी लाइन की स्लोप क्या होगी, 0। बात समझ रहे हैं। अच्छा अगली बात आपने ये भी याद रखनी है कि अगर आपकी लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हो, यानी ऐसे ऊपर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पर, तो क्या इससे ज्यादा तिरछा कुछ हो सकता है, मुझे बताएं, इससे ज्यादा तिरछा कुछ हो सकता है। तो बेटा इसको बोलेंगे स्लोप इज इंफिनिटी, इससे ज्यादा तिरछा कुछ नहीं हो सकता, तो स्लोप जो है वो आपकी क्या हो चुकी है, इंफिनिटी हो चुकी है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो बड़ा आसान तरीका है। आप देखें कि जहां पर इंसान को चढ़ने में ज्यादा मुश्किल होगी ना वो स्लोप ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं इस स्लोप पर एक बंदे को चढ़ाऊं तो वो इजिली चढ़ जाएगा, अगर मैं इसके बरक्स इस स्लोप पर एक बंदे को चढ़ाऊं तो उसको मुश्किल होगी।
तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। सिमिलरली अगर मैं इस स्लोप पर बंदे को चढ़ाऊं तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी, तो स्लोप क्या है, 0। लेकिन अगर मैं इधर बंदे को चढ़ाऊं तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा। तो आप देखेंगे कितनी ज्यादा स्लोप है, इसको कितनी मुश्किल होगी। तो इतनी मुश्किल में मैं बोलूंगा कि इसकी जो स्लोप है वो क्या है, इन्फिनिटी। जी बेटे, बात समझ आ रही है कि अगली भी कर जा रही है? बात समझ आनी चाहिए बेसिकली। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप देखें कि अगर आपकी स्लोप नीचे की तरफ है, अभी देखें ये जो रेड वाली स्लोप मैंने बनाई है, ये स्लोप किस तरफ को है, नीचे की तरफ है। हाँ, हम इसके साथ एक और स्लोप भी बना सकते हैं, लेट से एक ये स्लोप है। तो अब आपको पता है कि स्लोप दोनों नीचे हैं। अब ये ऊपर जो स्लोप है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये वाली स्लोप भी पॉजिटिव है और ये वाली स्लोप भी पॉजिटिव है। लेकिन अब ये स्लोप नीचे आ गई है, तो ये नेगेटिव स्लोप और ये नेगेटिव स्लोप। और ज्यादा कम इनमें से कौन सी है बेटा, ब्लैक और रेड वाले में से किस स्लोप की वैल्यू ज्यादा है और किस स्लोप की वैल्यू कम है, बताएंगे जरा, जल्दी जल्दी बताइएगा। रेड और ब्लैक वाले में से कौन सी स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, कौन सी स्लोप की वैल्यू कम है? नहीं बेटा, नहीं। बेटा बाकी लोग भी जवाब दें, बाकी लोग क्यों सोए हुए हैं? सफा, तूबा, आतिका, अरूज, क्यों जवाब नहीं देते आप लोग? हर सवाल का जवाब सुनता दिया। आपको नहीं हो ठीक है। सर मैसेज नहीं हो रहा, मैं कर रही हूँ, टाइप नहीं जा रहा। चलिए, आप वॉइस में जवाब दे दिया करें जब मैसेज ना जा रहा हो। जी बेटा, तो यहाँ पर याद रखना है, मैंने आपको एक तरीका बताया है। जिस स्लोप पे चढ़ना मुश्किल है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर मैं ब्लैक वाली की बात करूं तो इसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है और रेड वाली के ऊपर चढ़ना आसान है। तो इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, यानी ब्लैक वाले की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लोप इज मोर। और जो रेड वाली है उसकी वैल्यू कम है, तो मैं बोलूंगा कि उसकी स्लोप कैसी है, लेस। तो बच्चे ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ तक ओके है बेटा सब कुछ? अच्छा, एक लास्ट ग्राफ की बात करते हैं और उसके बाद फिर मीटिंग आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। और फिर मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी होती हैं वो बातें। तो बेटा तीसरी बात के, ऑब्जेक्ट जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यानी जब मर्जी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, जब मर्जी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कभी 10 के फैक्टर से ज्यादा होगी, कभी 20 के फैक्टर से ज्यादा होगी। यानी 10-10 का फैक्टर नहीं रहेगा, या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो रिपीट हो रही हो, वो कम ज्यादा अपनी मर्जी से होगी। तो बेटा इस केस में आपने याद रखना है, ग्राफ बनेगा एक कर्व। तो अगर ये आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है और अगर मैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं, तो बेटा आपने याद रखना है कि इस केस में आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व। ठीक है बेटा, या फिर इस केस में ग्राफ की और भी शक्लें हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर और मजीद शक्लें आपको बना के दिखाना चाहूँ, तो अगर ये आपके पास एक ग्राफ है, या यहाँ पर हम एक और ग्राफ बना लेते हैं, ये आपके पास एक ग्राफ है, तो इसमें अलग अलग मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, या ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों जो है ना, इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है। यानी यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इस ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है, देयर इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है इसमें भी जो एक्सेलरेशन है वो आपका कैसा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और नीचे वाले ग्राफ में भी आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। जबकि जो लेफ्ट साइड पर अभी ग्राफ पड़ा है ना ये वाला, इस ग्राफ में स्लोप जो है उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि देखिए आंसर कितना आया है, 10 मीटर पर सेकेंड। स्लोप हर जगह एक जैसी है, तो जब स्लोप हर जगह एक जैसी है तो फिर ये जो है ना एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है।
और अगर मैं इन ग्राफ्स की बात करूं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल। अच्छा, अब अगर आपने स्लोप बनानी है ना, तो जो ग्राफ बना है उसका टेंजेंट ड्रॉ कर दें। जैसे अगर मैंने यहाँ पर स्लोप बनानी है, तो ये जो है ना, ये इस पॉइंट पर स्लोप होगी और ये इस पॉइंट पर स्लोप होगी। एक मिनट दीजिएगा, ये वाली स्लोप इस टाइम हाथ से बना देता हूँ, ये वाली स्लोप इस पॉइंट पर होगी, ऑरेंज वाली स्लोप इस पॉइंट पर होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये स्लोप होगी पहले, और अगर मैं बाद में जाऊं तो आपके पास स्लोप कुछ ये हो जाएगी। ये देखिए स्लोप चेंज हो रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पर आऊं तो स्लोप ये होगी, इधर आऊं तो स्लोप ये होगी, इस पॉइंट पर स्लोप ये होगी। तो देखेंगे स्लोप हर जगह चेंज हो रही है। तो जब स्लोप चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलेरेशन कैसा है, वेरिएबल एक्सेलेरेशन है। लेकिन अगर स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो याद रखना है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आपकी जो स्लोप है वो वेरिएबल है। सर 1 मिनट इज लेफ्ट। यस बेटा, स्क्रीनशॉट लें इसका, शाबाश, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका बेटा। मीटिंग एंड हो जाएगी तो अभी आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है बच्चे मीटिंग।